प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि आप इंडिया का कंटेंट Yes, yes. सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री नहीं है, बाकी हर डिपार्टमेंट में लोग Yes, ड्रग्स यूज़ yes, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन मीडिया मुझे लगता है कि ये लोग ज़रा खुलेआम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मुझे भी बहुत लोग मशवरे देते हैं कि यू शुड गो टू पार्टीज, यू शुड मीट पीपल। वो जो फेलियर हम कंसिडर करते हैं ना, वो कामयाब है पाकिस्तान में। कंटेंट का तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो हम दुनिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। जैसे मुझे कॉमेडी कैरेक्टर्स का बहुत शौक है, मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स का बहुत शौक है। माहिरा खान स्किल पे थोड़ा काम कर लिया एज एन एक्टर, मुझे इतनी पसंद नहीं है। पड़ोसी मुल्क से भी ऑब्वियसली जो ओमपुरी साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ग्रेट एक्टर्स, ये लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फरीद और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्लैनेट। आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड इमर्जिंग पर्सन मौजूद हैं। प्लीज़ वेलकम मिस्टर सरमद आफ्ताब। सरमद, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सरमद, सबसे पहले तो ये बताएं कि हु इज़ सरमद आफ्ताब बेसिकली इज़? जो हमें स्क्रीन पे नज़र आता है वैसे ही है या रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट है? नहीं, स्क्रीन पे जैसा मैं नज़र आता हूँ वैसा तो बिल्कुल नहीं हूँ। वो तो जो किरदार हैं जो हमें मिलते हैं निभाने के लिए, लेकिन रियल लाइफ में आई एम अ वेरी सिंपल मैन। ओके। बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ मैं। आप बेसिकली लाहौर से बिलोंग करते हैं या कराची से? मैं लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आपको कराची शिफ्ट हो जाना चाहिए? बिकॉज वहाँ पे तो काम ज़्यादा है, प्रोडक्शन हाउसेज भी ज़्यादा है और वहाँ की एक लॉबी अलाउ ही नहीं करती लाहौर के एक्टर्स को वहाँ पे काम करने के। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टेक्निकली तो आपका ये मशवरा बिल्कुल सही है कि हमें होना कराची ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काम ज़्यादा है। ऑब्वियसली दैट इज़ द हब ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन ऑब्वियसली लाइफ इज़ नॉट लाइक दैट। हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मेरे लिए मूव करना आसान नहीं था। तो मुझे यहीं पे रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह काम मिल भी रहा है। मैं आई गेस के मेरे हिसाब से इट्स बेटर कि मैं यहाँ रह के काम करूँ। और जहाँ तक लॉबी की बात है, ऐसा नहीं है कि वो लाहौर वालों को आने नहीं देते या मना करते हैं। जहाँ काम ज़्यादा होता है वहाँ ऑब्वियसली कंपटीशन ज़्यादा होता ही है, लेकिन स्टिल स्किल वाले लोगों की डिमांड ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ जाती है। सो अगर तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको कॉन्टैक्ट्स ढूंढने के लिए, डायरेक्टर्स ढूंढने के लिए? तो वो लोग लेट्स सपोज कोई कराची का प्रोजेक्ट आता है तो आप वहाँ जाके करना पसंद करेंगे या आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं कि आप वहाँ जाना नहीं चाहेंगे? नहीं, प्रोजेक्ट के हिसाब से एक्टर की रिजर्वेशंस नहीं होती। वो तो शूटिंग लोकेशन जहाँ पे एक्टर को वहीं जाना पड़ता है। तो लेकिन जहाँ तक बात है कि इंडस्ट्री में लॉबी की, तो वो तो हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिविटी की तरफ आपको इंक्लाइन करती हैं। कई लोग इस वजह से भी इंडस्ट्री को बुरा भला कह के निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती या फिर वो क्रैक नहीं कर पाते कि हाउ टू गेट इनटू द इंडस्ट्री। और रही बात तो सारी चीज़ें क्रैक करने की कि डायरेक्टर्स कैसे मिलेंगे, नेटवर्क कैसे बनेगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। तो एज एन आउटसाइडर कितना मुश्किल था आपको इस फील्ड में आने के लिए? बिकॉज यहाँ पे तो मैंने देखा है जो हमारी इंडस्ट्री में, बल्कि ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ में नेपोटिज्म बहुत है। मतलब अगर आपको कोई रिलेटिव है या आपका कोई जानने वाला इस फील्ड में है तो देन आपको इजी अप्रोच मिल जाती है फील्ड में। मगर अगर आप आउटसाइडर हो तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता यहाँ पे काम लेना पाकिस्तान में? क्या कहते हैं आप? सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी आउटसाइडर हो या बिगिनर हो, सबके लिए मुश्किल है। और ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और नेपोटिज्म, जैसे आपने खुद कहा कि हर इंडस्ट्री में होता है। तो नेपोटिज्म को मुझे नहीं लगता कि एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करके हमें उन सारी चीज़ों से अपनी नज़र हटा लेनी चाहिए जो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि अगर मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मेरे पास रिलेटिव्स नहीं है, या मेरे पास इजी अप्रोच नहीं होती ना, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल से वो अप्रोच आपका काम और मज़ीद मुश्किल कर देती है। अगर आपके लिए कोई डिफिकल्टी है तो यू बेटर फोकस ऑन दैट डिफिकल्टी कि अब मुझे किस चीज़ पे काम करना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑनेस्ट एफर्ट है जो मैं पुट कर सकता हूँ। आई कैन वर्क ऑन माई स्किल, ऑन माई क्राफ्ट। बिल्कुल। तो वो जितना हो सकता है मैं उन चीज़ों को स्मार्टली या जैसे मुझे बेहतर लगे, जो कि ऑब्वियसली गलतियाँ भी इंसान करते हैं विद इन द प्रोसेस, तो वहाँ पे फोकस मेरे ख्याल से ज़्यादा किया जाए तो आपको बेशक उतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपको लगता है, लेकिन नुकसान भी कोई नहीं होता। सर, मुझे ये बताएं कि पहले हमने सुना था कि तकरीबन 6 मंथ जो स्क्रिप्ट होता है उस पर रिहर्सल्स होती हैं, उसको प्रॉपरली देखा जाता है, उसको लिखने में बहुत टाइम लगता है, उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता था। तो वो चीज़ जब कैमरे के सामने आती थी या टीवी पे आती थी तो बहुत ही खूबसूरत लगती थी पर्दे के सामने। अब ये सुनने में आया है और देखा गया है कि अब कुछ एक्टर्स को स्क्रिप्ट और डायलॉग्स जो हैं वो जब वो सेट पे जाते हैं तभी दिए जाते हैं। तो वो क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, आप समझते हैं इस पे? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, बल्कि सत्यानाश हुआ है, अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो। लेकिन अभी भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन तमाम एथिकल और टेक्निकल प्रैक्टिसेस को साथ लेके चलते हैं।
बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे मेरा भी बहुत मेजर कंसर्न होता है कि मुझे स्क्रिप्ट पहले दिया जाए, मुझे सेट पे आके लाइंस मत बताई जाए, जो कि होना भी चाहिए मेरे ख्याल में। होना भी चाहिए, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि अगर आप कराची में काम करें तो लोड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके स्केड्यूल इस तरह से क्लैश कर रहे हैं कि आपके पास उतना टाइम नहीं होता चीज़ों को टाइम देने के लिए कि अब मैं हर स्क्रिप्ट को 6-6 महीने में रिहर्स नहीं कर सकता, ना किसी डायरेक्टर के पास इतना टाइम है कि वो आपके पास बैठ के आपको। तो ये ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, आप इसे क्या कहते हैं? लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज तो कहीं ना कहीं हो रहा है, बिकॉज अगर 100 एपिसोड्स ड्रामा सीरियल्स बन रहे हैं तो उसमें से एक दो ही क्लिक कर रहे हैं, उसमें वो तकरीबन 98% तो हमारा फेलियर रेशो है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, वैसे ये बड़ी आयरॉनिक सी सिचुएशन है कि जिसको हम एज ए टेक्निकल या एज ए स्टूडेंट बात करेंगे, एज एन एक्टर बात करूँ, तो वो जो फेलियर हम कंसिडर करते हैं ना, वो कामयाब है पाकिस्तान में, कि बहुत मैसेज देखती वो चीज़ें हैं। Okay. तभी तो आपका टीवी जो है दैट इज़ मोर पॉपुलर देन योर फिल्म्स या आपका थिएटर। फिल्म तो अभी रिवाइव हो रहा है ना, तो नहीं, फिल्म अभी रिवाइव भी नहीं हो रहा, आपकी फिल्म्स अभी से बनना शुरू हुई हैं, वो Yes. भी जिसका थोड़ा बहुत उसको मौका मिलता है वो फिल्म बनाता है, लेकिन नंबर ऑफ स्क्रीन्स आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे वो बनाने वाला ये सोचे कि मैं अगर पैसे लगाऊंगा, इस दफ़ा तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे अगली फिल्म भी बनानी है उसके लिए मेरे पास कोई बैकअप होगा नहीं होगा, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, ये फिल्म सुपर हिट या हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी नहीं होगी। लेकिन चूँकि टीवी का ट्रेंड ज़्यादा है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा इंक्लाइंड है कि जैसे नॉर्मली भी एक अप्रोच होती है कि यहाँ पे एक्टर्स का मेजरली स्किल पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता, उनका ध्यान होता है कि हम ज़्यादा जाने जाएँ, दिखे जाएँ, पहचाने जाएँ, तो इसलिए उनका मोटिव होता है कि टीवी पे जल्दी से जल्दी हम आ जाएं, लोग हमें देख लें। जो फैमिलीज़ हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं, वो काम भी नहीं करती, तो वो ज़्यादातर घर पे रहती हैं, तो उनके पास जो एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है वो सिर्फ टीवी है, तो वो ना चाहते हुए भी वो ड्रामाज देख लेंगी जो उन्हें पसंद नहीं है, आई थिंक सो। तो इसलिए भी टीआरपी वगैरह वो आ जाती है, बट क्वालिटी ऑफ वर्क कहीं ना कहीं आई थिंक सो वो उस लेवल का नहीं है जहाँ पे हमने बहुत, जब हम मतलब 90s अर्ली 90s में ड्रामास देखते थे तो उनका जो क्वालिटी ऑफ वर्क था वो कॉम्प्रोमाइज आई थिंक सो है, माइट बी आई एम रॉन्ग, मे बी, आई थिंक नहीं, ऑब्वियसली कंटेंट का तो अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो हम दुनिया से बहुत पीछे जा रहे हैं। यस, जैसे यहाँ पे भी कई बार कुछ प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स सिर्फ जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि आप इंडिया का कंटेंट Yes, yes. तो मतलब आप इंडिया को क्यों देख रहे हैं, आप अपने आप को देखें। इंडिया की ड्रामा इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है एज कम्पेयर टू अस। मेरा पॉइंट है कि आप मतलब एक्सक्यूज क्यों ढूंढ रहे हैं, आपने अगर कुछ देखना ही है तो आप फिर उन वैलिड चीज़ों की तरफ भी जाएं ना, आप अपने गोल्डन एरा में चले जाएं। तब भी लिखने वाले सिर्फ टिपिकल एक घरेलू और वो भी बहुत ही मतलब लो लेवल पे जाके कि मतलब आपको हर किरदार जाहिल दिखाना है या हर किरदार की इश्यूज हैं, हर कहानी में सेम इशू है, आप चार दीवारी से बाहर निकल नहीं रही आपकी कहानी। हालांकि अभी ग्रीन टीवी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं, क्योंकि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं है पर वो इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बहुत देर बाद ऐसे आइडियाज टीवी पे देखने को मिले हैं। आपने थिएटर किया है, आई थिंक सो, आपने उसमें आप क्या समझते हैं कि जो नए एक्टर्स आने वाले हैं, जो नया जो बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, उनको प्रॉपर एक चैनल से आना चाहिए, उनको थिएटर करके आना चाहिए, पूरा सीख के आए एक्टिंग के, जब वो कैमरा पहली दफ़ा फेस करें तो वो कॉन्फिडेंट हों और डिलीवर कर सकें जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी इसमें ये राय है कि जो भी यंगस्टर या किसी भी एज में अगर आप अदाकारी की तरफ जाना चाहते हैं तो पहले तो आप डिफाइन करें कि व्हाट इज़ द पर्पस टू परस्यू दिस प्रोफेशन। अदाकारी इसलिए करना चाहते हैं कि आपको फेम चाहिए या आप दिखना चाहते हैं या आपकी अपनी कोई ज़िंदगी में कसर बाकी है जिसको आप इन फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन टैकल करना चाहते हैं या रिकग्निशन चाहते हैं किसी भी किस्म का, आपका एम वो है, या फिर आप अदाकारी को एज ए स्किल भी अप्रोच करना चाहते हैं। वो सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल अच्छे एक्टर हो तो आपको आप फेमस भी हो जाओगे, आपके आप पैसा भी आ जाएगा। लेकिन ये भी स्टोरीज हैं कि जिन्होंने थिएटर बिल्कुल नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं कि आप कह रहे हैं कि हमें सीखना चाहिए, थिएटर पे काम करना चाहिए, लेकिन वो फलाने बंदे की स्टोरी आप देखें वो तो थिएटर बैकग्राउंड से नहीं आया। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने थिएटर से स्टार्ट किया था और फिर उन्होंने अपने स्किल पे काम किया और ऑब्वियसली उनका जो काम है टीवी पे वो अलग दिखता भी है बहुत ज़्यादा। ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत फेमस हैं बट उनकी एक्टिंग को अगर रेट किया जाए ना एज अ, मतलब मैं फ़ैन भी अगर रेट करूं तो 4 से 5 आउट ऑफ 10 मैं नहीं कर सकता। ऐसे ही है जैसे मैं अदाकारी पढ़ाता भी हूं तो मेरे लिए जब पाकिस्तान में कोई अदाकार मुझे दिखाना पड़ता है तो मैं बहुत यूजुअली मैं सुपरस्टार्स जो हमारे हैं मैं उनको नहीं कंसिडर करता। ओके,
आई गो फॉर सलीम मिराज, अदनान Yes. शाह टीपू, बहुत सुहेल जबरदस्त। अहमद साहब, नैयर इजाज, मुझे इन लोगों को दिखाना पड़ता है कि एक्चुअली दे आर डूइंग समथिंग, कि जो नेचुरल और रॉ परफॉर्मेंस वो देते बिल्कुल। हैं उसके पीछे क्या अप्रोच है। फिर मैंने इनके साथ काम भी किया हुआ है तो वो उनका प्रोसेस भी मुझे समझ में आता है। Okay. तो वो बहुत अलग है कंपैरेटिवली उससे कि मैं स्क्रीन पे दिख कैसा रहा हूँ। दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स के जो किरदार मैंने करना है Yes. मैं उसके साथ कितना क्लियर हूँ, कितना रियल हूँ। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क में देखा जाए तो उनके जितने भी एक्टर्स हैं वो तकरीबन वो कहते हैं कि अगर हमें कोई फिल्म ऑफर हो बेसिकली फिल्म के बारे में, तो हम क्या करते हैं कि वो तकरीबन 1.5 से 2 साल लेते हैं उसकी प्रेपरेशन के लिए। एक्टर्स वो खुद वो एक एक्टर की मैं बात सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैंने अपने आप को 40 डेज़ के लिए लॉक कर लिया एक रूम में, और 40 डेज़ मैंने वही किरदार वही सारे उसके डायलॉग्स वगैरह बोलता रहा, मैंने अपने आप पे तारी कर लिया, और देन वो जो चीज़ बाहर निकल के आई बहुत निखर गई थी वो चीज़। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें होनी चाहिए, इस पे थोड़ी एफर्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज क्वालिटी आपकी तभी बेहतर होगी जब आप कंटेंट बहुत अच्छा लिखेंगे। ये बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज़ ये भी है कि वो इंडस्ट्री इतनी डेवलप हो चुकी है कि अगर वो 40 दिन काम करना चाहता है अपने कैरेक्टर पे, एक अदाकार, तो उसको अपने बैकअप की टेंशन नहीं है कि ये 40 दिन मैं कुछ नहीं कर रहा तो मेरी बाकी चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पे हालांकि बहुत लोग पैशनेट हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अदाकारी सीखने का बहुत शौक था, तो हम जानते हैं कि हमने किस तरह से चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हमें एक वैल्यू नज़र आ रही थी, बेशक वो इन द फॉर्म ऑफ मनी वापस नहीं आ रही थी, लेकिन सूनर और लेटर आपको सिला मिलता ही है। कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप चाहते हो कि मुझे इसके साथ काम करना है, या कोई ऐसा रोल जिसे आप कहें कि मैं ये करूं तो मैं जस्टिफाइबल, मतलब उसको जस्टिफाई कर सकूंगा, कोई ऐसा डायरेक्टर या रोल आप करना चाहें? मैंने अभी तक बहुत मज़ेदार और काफ़ी बेहतरीन मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करूं, क्योंकि हर एक की अप्रोच अब बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। पर फिर भी अगर मुझे रेट करना ही है तो मैं चाहूँगा कि मैं आसिम अब्बासी साहब के साथ दोबारा काम करूँ, जिनके साथ मैंने चुड़ैल्स किया था। यस, जो बहुत फेमस एक्सपीरियंस भी हुआ उनके था। साथ मेरा रहा है वो दैट वाज वन ऑफ अ काइंड। और जो मुझे लगता था कि एज एन एक्टर मेरा पोटेंशियल है, द वे ही हैज़ यूज्ड माय पोटेंशियल और द वे ही हैज़ आइडेंटिफाइड माय स्किल, तो मैं बहुत उस वक्त मैं बहुत हैरान था कि ये चीज़ें तो सिर्फ मुझे पता है कि इन्होंने कैसे देख ली हैं। ओके। तो हालांकि उनके लिए भी मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, आई गॉट यू। उनके अलावा कोई ऐसा डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहें? उनके अलावा मैंने जो अपनी सबसे पहली फिल्म की थी हिशाम बिन मुनव्वर, वो मेरा डेब्यू था, मेरा बहुत छोटा सा रोल था, बट उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, और उनके साथ और प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हैं, तो उनके साथ भी मतलब हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो मैं उनके साथ दोबारा काम करना चाहूँगा। कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहें? कोशिश तो हर रोल के साथ ही यही होती है कि हम जितना चाहें उसको बिलीवेबल बनाएं कि जिस इंसान का उस किरदार के साथ ताल्लुक है वो भी रिलेट कर पाए, जिसका नहीं है वो भी रिलेट कर पाए। जैसे मुझे कॉमेडी कैरेक्टर्स का बहुत शौक है, मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स का बहुत शौक है। कोई एक्ट्रेस जो आपको बहुत पसंद हो पाकिस्तान में हाँ जी। नॉट अ सिंगल वन, एक तो जो चुड़ैल्स वाला टोला है उनके साथ चूँकि मैंने काम किया है, तो उनमें निमरा बुच्चा हैं जिनको मैंने थिएटर पे भी देखा था, तो फिर स्क्रीन पे भी मौका मिला उनके साथ काम करने का, वो मुझे बहुत पसंद है। असल में कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसने आपको इंस्पायर किया हो इस फील्ड में आने के लिए, तो वो कौन से हैं? कोई नेम करेंगे? कोई वहाँ से हमारे पड़ोसी मुल्क से भी हो सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑफ पीपल। जब मैंने अदाकारी सीखनी शुरू की थी तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ था कि बेसिकली ये स्किल है क्या। ओके। तो तब फिर अगर उस नज़रिए से जब देखना शुरू किया था लोगों को, तो बहुत सारे हॉलीवुड के पुराने एक्टर्स भी थे जिनको हम बहुत शौक से देखते थे और उनका काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत इंस्पायर होते थे हम, और वो क्या मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे रॉबर्ट डी नीरो मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स थे, और मार्लन ब्रैंडो, जैक निकलसन, फिर उनके बाद क्रिश्चियन बेल, मैथ्यू मैककॉनॉहे, लियोनार्डो डिकैप्रियो ऑब्वियसली, और हाक्विन फीनिक्स। तो इनकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जनरली लोगों ने देखे भी नहीं हुए, बहुत पॉपुलर फिल्म्स नहीं हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं कि सिर्फ हॉलीवुड, चूँकि हमारी अप्रोच हॉलीवुड तक है, तो यूरोप में, रशिया में, श्रीलंका में और बहुत सारे ममालिक हैं, स्वीडन में बहुत सारे अदाकार हैं जो अब थैंकफुली नेटफ्लिक्स ने वेब सीरीज प्रोड्यूस करनी शुरू की, तो वी गॉट टू नो कि यार ये एक्टर्स भी हैं पड़ोसी मुल्क से भी, ऑब्वियसली जो ओमपुरी साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ग्रेट एक्टर्स, ये लोग हैं। और अगर बहुत रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो तो हैं ही हैं, मेथड एक्टर हैं बहुत, इरफान खान हैं, यस। तो
लेकिन एज एन एक्टर में कहूँ तो वो नॉर्मली इनका नाम तो ले लिया जाता है, लेकिन उनको आप डाइसेक्ट नहीं कर पाते कि क्या प्रोसेस है या क्या मेथड है जो आपको इंस्पायर करता है कि मुझे इस एक्टर की तरह बनना है। काम करना है। इरफान खान से आपने क्या सीखा था या नवाजुद्दीन सिद्दीकी से? जो मतलब सिर्फ उनसे ही नहीं, जो एक बेहतरीन अदाकार होता है वो आपको ये कतई नहीं सिखाता कि आप मुझे कॉपी करें। वो आपको एक इंस्पिरेशन ज़रूर दे के जाता है कि अगर मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंचाऊं कि आई हैव रिक्रिएटेड या मे बी क्रिएटेड कैरेक्टर जिसको मैं ज़िंदगी में ले आया हूँ, जो एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं, बिल्कुल। तो वो क्या प्रोसेस है, वो क्या कसरत है, या वो क्या तपस्या या क्या एक्सरसाइज है, या वो कितनी लाइफ है जिसको ऑब्ज़र्व करने के बाद, जिसको प्रैक्टिस करने के बाद, कितनी स्टेजेस में फेल होने के बाद मैं इस मकाम पर पहुंचा हूँ कि आई एम सो गुड विद चैनलाइजिंग माई इमोशंस, माई मेमोरी, माई सेंसेस, माई फीलिंग्स, और whenever you want me to play any character I can play that character। वो आपको थिएटर ने मेरे ख्याल में अलाउ किया होगा ये सारा सीखने का प्रोसेस? ऑब्वियसली थिएटर, बल्कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे गुंजल में मैंने काम किया था, तो जो गुंजल में जो कैरेक्टर था वो मेरी 12 साल कहूँगा मैं, क्योंकि 2 साल हो गए उस चीज़ को। तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैं 12 साल कम उम्र का किरदार था, और जो मेरे साथ मेरे को एक्टर्स थे वो एक्चुअली 12 साल के और 15 साल के मेरे को एक्टर्स थे। तो मेरे साथ को एक्टर भी कोई उस अप्रोच पे नहीं थे कि मैं उनके साथ डिस्कस कर सकूँ कि ये मेरा प्रोसेस है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, तुम कैसे देख रहे हो। तो मुझे उनके लेवल पे जाके उनके साथ उस सीन में परफॉर्म करना था। तो कुछ प्रोजेक्ट्स आपको ऐसे मिलते हैं जिनमें डायरेक्टर बहुत कंसर्न होते हैं परफॉर्मेंस को लेकर, एक्टर के पोटेंशियल को लेकर, कि मुझे बस जल्दी जल्दी से एक फिल्म नहीं बनानी, मुझे एक ऐसी फिल्म बनानी है जिसमें कहानी दिखे। और उनको पता होता है कि एक एक्टर के पोटेंशियल को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, कि जो परफॉर्म कर रहा है वो नज़र आए कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है मेरे ख्याल में। जो क्योंकि फिर एक्टर का काम खत्म हो जाता है ना, कि अगर आप उसको बताना पड़ेगा कि ये ऐसे करो, फिर एक्टर को, फिर डायरेक्टर खुद ही सारे डायरेक्टर्स आपको डायरेक्ट कर सकता है कि ऐसे करो, बट एक्टर्स ने उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह निखारना होता है कि जो जैसे डायरेक्टर कह रहा है ना उस चीज़ को निखारना है कि जो वो चाह रहा है वैसा बन के दिखाए ऑन स्क्रीन। मेरे ख्याल से अच्छे एक्टर की जो जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी भी नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है। उसके पास टेक्स्ट आएगा और उसके सब टेक्स्ट में उसने किस तरह से डेवलप करना है उस कैरेक्टर को, सिर्फ डायरेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए जो डायरेक्टर ने उसको दी है। ऐसा नहीं है कि आपने क्राफ्ट पे कोई काम कर लिया और एक आधा कैरेक्टर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो आप अपने आप को कुछ समझना शुरू हो जाएं। बिल्कुल, तो उसको ओवरशैडो मत करें। डायरेक्टर की भी डायरेक्शंस बहुत ज़रूरी होती हैं। डिफरेंट ब्रांड्स जो प्रमोट करते हैं हमारे एक्टर्स, वो ज़्यादा देखा यही गया है कि वो लोग जो हैं वो प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते होते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि प्रमोट तो वो कर देते हैं बट वो यूज़ नहीं कर रहे होते, तो ये थोड़ा अनएथिकल नहीं होता थोड़ा सा कि एक चीज़ जो आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो और आपको उसका पता भी नहीं है इसका फ़ायदा है या नहीं, मगर आप क्योंकि आपका चेहरा आ गया है तो ऑब्वियसली लोग उसको यूज़ करेंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से ये आप इतनी आसानी से डिफाइन कर नहीं सकते कि आया वो बंदा मुनाफिकत कर रहा है या आयरनी है उसमें या नहीं है। कि जैसे अगर मैं कोई सोप की ऐड उसको प्रमोट करता हूँ तो हो सकता है मुझे वो सोप पर्सनली मुझे सूट नहीं करता या मुझे पसंद नहीं है। कि मैं अगर फॉर एग्जांपल लक्स प्रमोट करता हूँ तो हो सकता है मैं लक्स यूज़ नहीं करता, मुझे कोई और साबुन ज़्यादा अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये साबुन यूज़ करता हूँ तो पूरी दुनिया को वही साबुन सूट करता होगा। एक ये रीज़न भी हो सकती है। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपने प्रॉपरली रिसर्च की है कि कहीं इस प्रोडक्ट का कोई नुकसान तो नहीं है, ये दिखाया तो जा रहा है, बताया तो जा रहा है इसमें ये है लेकिन कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो वो भी मुझे लगता है वो जिम्मेदारी थोड़ी सी लोगों को लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि हर एक की जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते और हर चीज़ आपको उस बंदे पे नहीं फेंकनी चाहिए जो आपको दिख रहा है टेलीविज़न पे, क्योंकि जिस इंसान की प्रोडक्ट है वो तो एडवर्टाइज़ करेगा, वो तो आपको किसी सूरत नहीं बताएगा इसका क्या नुकसान है। जैसे अगर हम फार्मा की बात करें तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो इंटरनेशनली बैन है लेकिन यहाँ पे डॉक्टर धड़ाधड़ देते हैं, बच्चों को देते हैं, नौमौलूद बच्चों को देते हैं। जब आप पहले दिन सेट पे गए वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? काफ़ी मज़ेदार था क्योंकि मैं नर्वस भी था और एट द सेम टाइम मैं मोटिवेटेड भी था। एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता कि मेरी तैयारी पूरी है और एट द सेम टाइम मुझे ये भी पता था कि मुझे समझ में भी आ चुका है कि मेरा कैरेक्टर क्या है। और चूँकि मतलब डिग्री भी मेरी फिल्म मेकिंग में ही थी तो मैं कंपैरेटिवली ज़्यादा समझता था इन्वायरमेंट को और कैमरा एंगल्स को, शॉट्स को, कहानी को, क्योंकि मैंने बेशक मेरा कैरेक्टर छोटा सा था लेकिन मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा था।
जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी थी अपने कैरेक्टर को लेकर। स्टाफ मेंबर्स का रवैया कैसा था आपके साथ फर्स्ट डे? जो आपके सीनियर्स एक्टर्स थे उनका रवैया कैसा था? डायरेक्टर का रवैया कैसा था? इतना चैलेंजिंग नहीं था वो, ऑब्वियसली एक दो लोग तो आपको ऐसे मिल जाते हैं जो थोड़े से टॉक्सिक होते हैं, बट लकीली मैंने जितने प्रोजेक्ट्स अभी तक किए मुझे अच्छे लोग ही मिले, डायरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे मिले लकीली, जिनके साथ मैंने काम किया। मुझे हसीब हसन उनके साथ काम करने का मौका मिला, मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसे हुसैन उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। शुएब भाई का मैंने जिक्र किया, शुएब सुल्तान, हिशाम बिन मुनव्वर, आसिम अब्बासी, मीनू गौर एक हमारी डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल भी, वो काम करती हैं, उनके साथ भी काम किया, बहुत मज़ा आया मुझे। फिर कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने टीवी या फिल्म के लिए काम तो नहीं किया, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स पे उनके साथ मैंने काम किया था, तो उनके साथ बहुत मज़ा आया। कुछ एड कैंपेन्स की मैंने, रायान बहुत मज़ेदार डायरेक्टर हैं, उनके साथ मैंने टेलीनॉर की कैंपेन की थी, उनके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। अभी कोक स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट किया मैंने जमाल रहमान के साथ, तो मुझे जमाल के साथ बहुत मज़ा आया कि मैंने म्यूज़िक वीडियो में पहली बार ऐसे डायरेक्टर के साथ काम किया हु न्यू के ही हैज़ फाउंड एन एक्टर, और उसके साथ उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे डील करना है, और मुझे अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रेफरेंसेस देने हैं, मेरे साथ किस तरह सेटिंग करनी है। तो मुझे जो चीज़ जितनी जैसे ज़रूरत पड़ सकती थी या उससे ज़्यादा भी, he was there to provide me that environment. Okay, that's nice. तो मुझे बहुत मज़ा आया। Luckily I think I'm blessed कि मुझे अच्छे ही मिले हैं। इस मीडिया इंडस्ट्री में ड्रग्स के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा है कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट? बिकॉज आप तो मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो आपको कोई आइडिया होगा। जैसे ये एक रियलिटी है, उसी तरह रियलिटी ये भी है कि सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री नहीं है, बाकी हर डिपार्टमेंट में लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि अनएथिकल हैं, या मतलब हम बुरे से बुरा वर्ड भी यूज़ करें तो शायद वो अच्छा लगना शुरू हो जाए हमें। लेकिन मीडिया, मुझे लगता है कि ये लोग ज़रा खुलेआम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और ये लोगों की नज़रों में भी आ जाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो सेम काम करते हैं, तो लेकिन बस वो अपनी चीज़ें छुपाने के लिए वो इनको ब्लेम करते हैं। फिर वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मीडिया में कामयाब नहीं हो पाए, तो वो अपनी कमियों का या गलतियों का जो एनालिसिस है वो इस बेस पे करते हैं कि जी इंडस्ट्री गंदी बहुत है या नेपोटिज्म बहुत हो रहा है। जैसे मुझे भी बहुत लोग मशवरे देते हैं कि यू शुड गो टू पार्टीज़, यू शुड मीट पीपल, आप उनसे मिलें, उनके साथ राब्ते में रहें, आप उनके साथ एक सेम पेज पर आने की कोशिश करें। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बावजूद मैं कामयाब हूँ और सेटिस्फाइड हूँ। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ स्टेट जिसमें सुकून भी है और आज़ादी भी है, और अगर कोई इंसान इतना अवेयर है या उसको इतनी पसूड़ी नहीं तो मुझे बहुत जल्दी फेमस होना है या मुझे अपनी किसी वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। हर एक को तो आप ना उनकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मैं अपने आप को इंडस्ट्री में इससे बेहतर जगह पे देख रहा हूँ, क्योंकि रिकग्नाइज मैं हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। और अब मेरा इरादा ये भी है कि मैं एज ए राइटर भी फिर से अपना काम रिज्यूम करूँ और टीवी के लिए लिखना शुरू करूँ, क्योंकि अब मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है कि वो कहानियाँ भी एक्सेप्ट होना शुरू हो गई हैं। सॉरी। तो मेरे ख्याल से ट्राई करना चाहिए। तो 10 सालों में बेहतरी तो बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ मैं इंटरनेशनली भी ऑप्शन जो है उनको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। तो आप अपने आप को रेट कितना करते हैं आउट ऑफ 10? अभी आप क्या समझते हैं कि आपको अभी और सीखना है, या आप स्टेबल हो चुके हैं इस फील्ड में और कह सकते हैं कि मैं कुछ भी डिलीवर कर सकता हूँ? लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको पता है कि जो टेक्निकल होती हैं, टूल तो आप सीख ही लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग तो मैं तो अपने आप को शायद कंसिस्टेंटली 5/10 ही रेट करूँगा, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है, देखा है आपका, एटलीस्ट आपको 8 आउट ऑफ 10 मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट एज एन एक्टर मुझे अपने आप को 8 आउट ऑफ 10 रेट नहीं करना, क्योंकि मैं अदाकार होने के साथ साथ एक इंसान भी हूँ। बिल्कुल। तो मुझे अपने आप को उस लेवल पर नहीं लेके जाना कि मैं जो है वो अपना पैरामीटर जो है उसको कम करूँ। तो मुझे 5 और 10 पे खेलने का फ़ायदा ये है कि मुझे फिर हर कैरेक्टर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके साथ आई फील कि यार हाँ कनेक्ट हो ये मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन कई बार एक्टर्स को अपना काम बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो देखते ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो देखते भी नहीं है मेरे ख्याल, देखते ही नहीं है। कुछ इस वजह से नहीं देखते कि वो बिजी बहुत होते हैं, कुछ इस वजह से नहीं देखते कि वो देखना नहीं चाहते। लास्ट में हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ, कुछ शख्सियत का नाम बोलूँगा। अच्छा। तो जो भी एडवाइस आपके माइंड में पहले आए आपने वो बोल देना। एडवाइस उनके लिए। तो खलील रहमान कमर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पानी ज़्यादा पिया करें, गर्म हो जाते हैं। और हुमायूं सईद? प्रोड्यूस करें सिर्फ। ओके। माहिरा खान?
मैं उनसे पर्सनली मिला नहीं हूँ तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि मैं उनको क्या एडवाइस करूँ। हाँ मतलब स्किल पे थोड़ा काम कर ले, एज एन एक्टर मुझे इतनी पसंद नहीं है वो, ओके। तो वो थोड़ा सा शी कैन ट्राई। और मथीरा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स। ओके। अदनान सिद्दीकी? इंस्पायरिंग। ओके। और मैं चाहूँगा कि वो इसी तरह काम करते रहें, क्योंकि उनको काफ़ी देर से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ही इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे इंटरनेशनल फिल्म भी आपने देखी होगी, बॉलीवुड की थी Yes. बट वो इंटरनेशनली भी एक्लेम्ड हुई थी। Acclaimed हुई मॉम के नाम से श्रीदेवी भी थी उसमें, सजल अली भी थी। तो वो भी अगर आपने देखी हो तो उसमें भी लग नहीं रहा कमाल था एक्टिंग की है वो जो इसमें, एक हाँ। हमारे कॉम्प्लेक्स नुमा ख्यालात होते हैं ना जहन में कि हाँ अब इंडियन एक्ट्रेस भी है, पता नहीं हमारे कैसे लगेंगे, तो उसमें लग नहीं रहा था कि अदनान सिद्दीकी साहब कोई किसी से कम है। छोटे एक्टर हैं। हाँ, हालांकि बिल्कुल। बहुत इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं आए थे, शॉर्ट ड्यूरेशन था मेरे ख्याल में। बट ही वाज टू गुड। लग नहीं रहा था कि, हालांकि उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी थे, बिल्कुल। बट जितनी उनकी स्पेस थी अदनान सिद्दीकी साहब की, मुझे लगता था कि वो बहुत जस्टिफाइड था। बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो वेरी मच सरमद भाई जज़ाकल्लाह। आपका आने के लिए, एंड आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए दिया। Thank you so एंड much. थैंक यू सो वेरी मच व्यूअर्स आपका प्रोग्राम देखने के लिए। और अगर इस तरह की मज़ीद आपको पॉडकास्ट देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो वेरी मच।